अक्सर टीवी डिबेट, भाषणबाजी और सोशल वर्क में नजर आने वाली बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। नुपुर, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है लॉकडाउन में आपको? देखिए, कैसा लग सकता है, हम अकेले तो है नहीं इस लॉकडाउन में। जैसे मैं बैठी हूँ वैसे आप बैठे हैं, पूरा विश्व बैठा हुआ है, पूरी दुनिया ऐसी बैठी हुई है। बाकी हाँ, परिवार के साथ समय बिताने का एक मौका है और एक तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखने का भी मौका मिल रहा है। तो मैं अपने परिवार, माँ बाप के साथ रहती हूँ, छोटी बहन के साथ रहती हूँ, तो उनके साथ थोड़ा गपशप लगाने का, रुक के थोड़ा आराम से बातचीत करने का, कुछ दोस्तों, पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा दोबारा बातचीत शुरू करने का एक मौका मिला है। भूले पिछड़े हमारे दोस्त, उनसे दोबारा बातचीत शुरू करने का, मतलब एक तरीके से एक जैसे लगा लीजिए कॉमा आ गया लाइफ के अंदर कि अभी आप रुक जाओ, थम जाओ। लेकिन केसेस को देखते हुए अभी शायद सरकार को लगता है कि हम लोग उस स्टेज में नहीं है कि लॉकडाउन खोल सके। आपको भी लगता है कि बेहद जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। देखिए, जान है तो जहान है, जैसे मोदी जी ने कहा, जान भी जहान भी। तो जब स्पाइक होने का, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है। कोविड 2019 कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड सो कॉल्ड कंट्रीज कहलाई जाती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहलाई जाती हैं, यूके देख लीजिए, इटली देख लीजिए, आप स्पेन देख लीजिए, अमेरिका सबसे बड़ा उदाहरण है, लगभग 70,000 लोगों की वहां पे मौत हो गई है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि वी वर वन ऑफ द अर्लियर कंट्रीज जिन्होंने बहुत जल्दी ये लॉकडाउन करके बहुत सारी जानें बचा ली और बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने से बचा ली। राज्य सरकारों ने पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस जो पिछले हफ्ते हुई थी, चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्रियों की, मोदी जी से साफ कहा था कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था, हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। पिछले 11 महीने आप क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार भी तो सब कुछ ठप्पी करके बैठी है ना, तो वो भी तो, लेकिन 1,70,000 करोड़ की मदद आगे कर चुकी है प्रदेशों में, राज्यों में, गरीब मजदूरों के लिए, गरीब जनता के लिए। तो आप पिछले 11 महीने की रेवेन्यू कलेक्शन का क्या कर रहे थे जो आपको एक महीने में इतना चुभ रहा है? लेकिन ठीक है, अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ सकती है, पूरे देश का मामला है। हमें इस वायरस के साथ किस तरीके से, किस प्रकार से लड़ना है और किस तरीके से बहुत ही अवेयरनेस के साथ हमें आगे चलना है। अभी हमारा ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों, भारतवासियों की है, ये किसी और की नहीं है। कोई आके हमारे को ड्रिल नहीं कर सकता दिमाग में कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने आप को साफ रखो, हाथों को धोते रहो, मुंह को ढक के रखो, थूकना बंद करो। ये सब चीजें हमारे को अपने आप अपनी डेली लाइफ में अब इनकलकेट करनी पड़ेंगी। आपने अर्थव्यवस्था की बात कही, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ज्यादा खराब लगती है आपको? शराब का दाम बढ़ा दिया लेकिन फिर भी लाइनें छोटी नहीं हो रही, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, तो शराबी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को हम ही संभालेंगे, हमारे कंधों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था है। देखिए, कुछ वीडियोस हैं जो थोड़ा सा तो हंसी तो मुझे आई थी। कल मैंने इसी बात पर डिबेट की थी, अभी आपसे बात करने के बाद मेरी एक और डिबेट है और इसी मुद्दे पे है। लेकिन मैं कहूंगी कि दिल्ली जहाँ पे ऑरेंज ग्रीन जोड़ी, ऑरेंज जोन भी नहीं है, 11 के 11 हमारे जोन रेड जोन में आते हैं। तो मेरे समझ नहीं आया कि संडे को, मतलब मंडे जब ये पूरी गाइडलाइंस आई केंद्र सरकार के द्वारा, संडे को रुडाली रोना शुरू कर दिया यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे पास पैसे नहीं है, हम डॉक्टरों की तनख्वाह कैसे देंगे। अरे आप मुझे बता दीजिए कि लॉकडाउन तो मार्च एंड से शुरू हुआ है, अगर आपका रेवेन्यू का ये इफेक्ट हुआ है तो अप्रैल का हुआ होगा। हमारा 3600 करोड़ था अप्रैल 2019 में, 2020 के अंदर 300, तो भैया पिछले 11 महीने का कहाँ गया रेवेन्यू? अभी फिलहाल भगवान के बराबर हमारे लिए हेल्थलाइन और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, जो हमारी और आपकी चिंता कर रहे हैं, वो है, तो इसलिए आप और हम जीवित हैं अभी फिलहाल। अब उनके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भैया आपको किस चीज की कमाई करनी है? और देखिए, आपने लिकर को महंगा किया, आपको लिकर ही नजर आ रही है, दारू ही, शराब ही नजर आ रही है आपको एक रेवेन्यू कमाने के लिए। आपने डीजल और पेट्रोल तक पे वैट महंगा कर दिया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये इसेंशियल आइटम्स, क्योंकि गाड़ियां कौन चला रहा है? ज्यादातर ट्रक्स चल रहे हैं। इसेंशियल आइटम्स की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अब आप मेरी बात समझिए, वो सारा का सारा जिम्मेदारी अब आप नागरिक पे थोप देंगे। वैसे ही जो कमाऊ लोग हैं, इकोनॉमी डाउन है, कुछ लोग मिनिमम वेजेस देके काम चला रहे हैं। मोदी जी के कहने से
बहुत अच्छा एक मैसेज गया है कि लोग अपने कर्मियों को, मजदूरों को काम से नहीं निकाल रहे, अपने एम्प्लॉइज को काम से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी तो किस तरीके से अपना काम चलाएंगे ये भी तो सोचिए। अभी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट चेन है, मेरे पास कहीं से मैसेज आया, बहुत फेमस दिल्ली की रेस्टोरेंट चेन है, दिल्ली में नहीं बॉम्बे में भी है उनका, मुंबई में, उन्होंने अपना बंद कर दिया दुकान, ताला बंद कर दिया। 20 बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले, मैं उन्होंने तो एक तरीके से ताला बंद करके अपने जितने भी एम्प्लॉइज। आपने, आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर केस बढ़ने के लिए दिल्ली की अपनी वजह भी रही, खास तौर पर मरकज? तमाम देशों के अंदर, मैं आपको यूएस और यूके के बारे में बता दूं तो इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया जितना इंडिया में है। एयर ट्रैवल अभी भी चल रहा है, कुछ कुछ एयर ट्रैवल अभी भी यूके में चल रहा है, यूएस में तो पूरा चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्यूब, मेट्रो, रेल, बस, ये सब चल रही है इन देशों के अंदर, हमारे यहाँ नहीं चल रही है। सबसे ज्यादा रीजन यहाँ पे कंट्रोल, टच वुड, मेरे सामने वुड की टेबल है, यही है, हमने बिल्कुल सब पे रोक लगा दी। जहां पे आप अब भूले भटके कहीं पे हाथ लगा दें, इतना कंटेजियस है, इसलिए तो फैल रहा ही है। लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो मरकज बाद में आया, शाहीन बाग सबसे पहले। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जो आज ही सुबह मैंने पढ़ी कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से 15,000 लोग ने अटेंड किया है। और ये जो मरकज के जो मौलाना आए, मौलवी आए इंडोनेशिया से और इन तमाम कंट्रीज से, ये पूरे देश भर में घूमते रहे। आपके एसडीएम चाहते तो 1 सेकंड में बंद करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया। आपने देखा वीडियोस आए कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से प्यार से, क्योंकि परमिशन दे चुकी थी दिल्ली सरकार, किस तरीके से आप प्यार से समझा रही है कि भैया मत करो, हम आपकी ही सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, आप निकलो यहाँ से, फिर भी नहीं माने। और आपने कहा कि दिल्ली सरकार का फेलियर है कोरोना केसेस के अंदर, लगता नहीं कि बीजेपी का भी फेलियर है? दिल्ली के अंदर मरकज के जमाती इकट्ठा होते हैं, मौलाना साद दिल्ली से कहीं लुप्त हो जाता है, बातचीत करता है, ऑडियो क्लिप भेजता है, लेकिन देश भर की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। मैं आपको इतना बता दूं तो मौलाना साद को ढूंढा जाएगा। देश में लॉकडाउन है, लेकिन हमारे गृह मंत्रालय का लॉकडाउन नहीं है, हमारी देश की सरकार का लॉकडाउन नहीं है। इस लॉकडाउन के चलते जिन लोगों ने दंगे भड़काने की हरकत करी थी, चाहे वो बहुत ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, भड़काऊ भाषण देके, उनके ऊपर यूएपीए जो इतना स्ट्रिक्ट, आफ्टर अमेंडमेंट यूएपीए बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, यूएपीए के सेक्शंस लगा के उनको एक तरीके से आप लगा लीजिए बहुत स्ट्रिक्टली उनको परस्यू किया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मैं इतना कहूंगी कि मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेड्स हो, चाहे वो उनका पीछा हो, हमारे देश का कानून और कानून मंत्रालय और हमारे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय इस चीज के पीछे लगातार लगे हुए हैं। ये सरकार की पहली नजर है मौलाना साहब पे, उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार भी होगा। तो एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर बीजेपी भी कुछ प्रोजेक्ट चला रही है गरीबों को लिए खाना खिलाने के, उनकी मदद करने के, आप किस तरह से हेल्प कर रही है? देखिए, एक तो 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया 26 मार्च को। हमारी जो गरीब कल्याण योजना के तहत अनाउंसमेंट की गई कि 80 करोड़ मतलब 800 मिलियन पीपल को किस तरीके से अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। और अगर आप लगाए, अगर 5 लोगों का परिवार है तो प्रति माह 25 किलो दाल आपकी मर्जी की, और चावल और गेहूं 25 किलो अनाज एक परिवार के लिए, 5 लोगों के परिवार के लिए प्रति माह बहुत है, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात, पीएम केयर्स, अगर मेरी पर्सनल पूछ रहे, मुझे पता सरकार बहुत कर रही है, हमारी पार्टी में ही एक रिकॉर्ड सेट हो गया है जब नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तमाम पदाधिकारियों से कहा और हम कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जाके खाना खिलाइए। तो मैं आपको बतला नहीं सकती हूँ, ये दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन एक दिन नहीं ऐसा जाता कि हमारे एरिया में, आप अपने अपने एरिया का रखिए क्योंकि मूवमेंट तो अभी बैंड है, हमारे एरिया में हम किसको खाना नहीं पूछ रहे, हम तो पुलिस वालों तक को खाना खिलाते हैं, और बाहर जाके अगर हमारे को कोई जरूरतमंद दिख जाए उस तक को खिलाते हैं। पीएम केयर्स फंड में हम सब ने पैसे दिए हैं, और जो मैं आपके तहत भी, आपके द्वारा भी मैं कहना चाहूंगी सब लोगों से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं या कहीं से फंड क्राउड सोर्स करके एक अच्छे काम में लगा सकते हैं तो ये जरूर कीजिए। 2 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, मुंह ढकना और हाथ को स्वस्थ रखना, साफ रखना, स्वच्छ रखना। तो सैनिटाइजर, साबुन, मैं कहूंगी साबुन ज्यादा अच्छा रहेगा,
और मास्क, अगर वो रीयूजेबल मास्क हो, कपड़े के जो धो धो के दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अगर आप वितरित कर सकते हैं, आप आगे बांट सकते हैं तो जरूर बांटिए। मैंने अपने लेवल पे 2000 मास्क, 2000 साबुन बांटे हैं। मैं किसी से अभी कपड़ों के मास्क बनवा रही हूं ताकि गरीबों में वो बंटवा सकूं। लेकिन बांटने का तरीका क्या है? कृपया करके अपनी राजनीति ना चमकाइए। अनुपुर, कुछ नए एक्सपीरियंस भी लॉकडाउन के बीच सामने आए हैं, जिसमें से एक बच्चों की एजुकेशन का भी है। आप खुद भी एजुकेशन पे काम करती रही हैं, छात्र नेता आप रही हैं, आपकी पढ़ाई बाहर हुई है। आपको लगता है कि जो सिलेबस है हिंदुस्तान का, वो थोड़ा सा पिछड़ा है या कुछ ऐसा है कि बदलाव की जरूरत है, प्रैक्टिकली चीजों पे जोर देना चाहिए? आपकी खुद की राय क्या है? देखिए, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे तो अपने ध्यान, हमारी जो एक मॉरल साइंस की क्लास होती थी 3री कक्षा तक, ये जो चीजें हमें आज करनी पड़ रही हैं कि छींको तो कैसे छींको, और खांसो तो कैसे खांसो, और हाथ कैसे धो, और साफ सफाई कैसे रखो, सुबह उठो, आपको ध्यान होगा चार्ट होता था, हम सबके दरवाजों पर लगा होता था, उसमें बड़े बड़े खाने होते थे, उसके अंदर बताते थे बाल बनाओ, धो। दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ दैट। हमारी, देखिए, कोई स्कूल की किताब खराब नहीं होती, उसको खराब किया जा सकता है हिस्ट्री को ट्वीट करके, लेकिन वो बड़ी क्लासेस की बात है। और आपकी कल्चर को एक बुरी लाइट में दिखा के, बुरे परसेप्शन में दिखा के, वो राजनीतिक बात हो गई। मैं आज की बात करूं तो बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है, हमें दोबारा रिविजिट करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी स्कूली शिक्षा बुरी है, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि जो मॉरल साइंस की क्लास, सिविक सेंस हम लोगों को सिखाती, जैसे अब थूकने पे एक आपको पता है, आप पे फाइन लग गया है, इट इज नाउ पीनलाइज्ड, 500-1000 रुपए। मैं अगर आपको बताऊं तो दिल्ली की बात करें तो जब मुझे पता चला कि पनवाड़ी की दुकान और तंबाकू खोल रहे हैं, तो इतने पैसे की पड़ी है कि कहीं पे आप पहले लोगों को ये तो समझा दीजिए कि थूकेंगे तो आपको फाइन लगेगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मैं कहूंगी कि इस कानून को और स्ट्रिक्ट किया जाए। जो राज्यों को लगता है जहां पे ज्यादा परेशानी, वहां पे वो अपना कानून और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं इतना बता दूं आज कि हमारी स्कूली शिक्षा में परेशानी नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों में भी एक माइंडसेट ये है कि चलता है, यहां पे आप 2 बार नहीं सोचते थे सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकने से पहले। विदेश के अंदर आप कूड़ा डस्टबिन ढूंढोगे तभी कूड़ा फेंकोगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर ये फॉरेनर है, इसने हमें देखा तो क्या सोचेगा कि हम इसका देश गंदा कर रहे हैं। थैंकफुली मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आजकल आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप लॉकडाउन में क्या कुछ कर रही हैं? कुछ घर में रेसिपी भी तैयार करती होंगी, कैसे दिन भर आपका शेड्यूल क्या रहता है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ी बहुत हर रोज तो हम जिनको खाना खिला सकते हैं एरिया में, वैसे तो कोई दिखता नहीं सड़क के ऊपर, लेकिन जहां में पता चल जाता है कि जरूरत है, अपने एरिया के पुलिस वालों से मैं पूछ के रहती हूँ, उनके लिए खाना, जो नॉर्मल खाना बनता है। हमारे घर में आज तक तो कोई भी मदद करने कोई नहीं आ रहा था, मैं अलाउ भी नहीं कर रही थी। हमारी आंटी जो खाना बनाती है वो पीछे ही रहती है, बल्कि और अपार्टमेंट में रहती है, और कोई यहाँ पे कोई कोरोना का सच केस नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे फादर डायबिटिक है और मेरी मदर भी 62 की है, तो मैंने मना किया। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो सारा दिन हमारा सफाई में जाता है, और हम सफाइयाँ करते हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि वो थक रही हैं, तो उनके पोर्शन का काम करने के लिए आंटी को थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए बुला लो, तो हम उनको 15 मिनट 20 मिनट थोड़ी हेल्प करने के लिए आज से हमने, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अलाउ किया है, सरकार ने अलाउ किया, तो हमने आज से उनको 15-20 मिनट के लिए हेल्प की। लेकिन झाड़ू पोछा, डस्टिंग और सैनिटाइजेशन और खाना बनाना, ये सब हम खुद करते हैं। और कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, सारा दिन इसमें ही निकलता है। थोड़ा रीडिंग करती हूँ, डिबेट्स करती हूँ, आपके साथ जैसे अभी बात कर रही हूँ, 10 बजे मेरी डिबेट है। और मुझे लिखने का शौक है तो थोड़ा लिखती भी हूँ। बाकी हमारा ऑनलाइन थोड़ा कोऑर्डिनेशन, आपने देखा होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अगर कहीं से कहीं मैसेज मुझे पहुंच जाए कि किसी को किस राशन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, दवा दुआ की जरूरत है, तो अगर हम उसका अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के द्वारा अगर कुछ मदद भिजवा सकते हैं तो वो काम भी करते हैं। तो सारा दिन तो हमारा इसमें। किस चीज को आप मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में? क्या लॉकडाउन खत्म हो मैं सबसे पहले ये वाला काम करूं, बाहर जाऊं, चीज खा के आऊं, गोलगप्पा खाऊं, कुछ चीज? अरे हमारे यहाँ सब खुद, वैसे ठीक है, मुझे अच्छे खाने का शौक है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा मिस कर रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो आपको पता ही है, थोड़ा क्लियर हो गया, पोल्यूशन कम हो गया है,
कभी कभी मुझे लगता है काश इस मौसम में मैं बाहर जा सकती, वॉक करने फिर भी चले जाओ, लेकिन काश इस मौसम में बाहर जा सकती। एज सच फिलहाल कोई खास चीज मिस नहीं कर रही, बस हर रोज प्रे करती हूँ, भगवान से पूजा करती हूँ कि जितनी जानें बचा सकते हो आप, जितने लोगों को सुरक्षित रख सकते हो आप करो और संकट मिटाओ। और हम भारतवासी तो वैसे ही अच्छे लोग होते हैं, हम वो चमगादड़ जो चल रही है बातें, हम वो उबाल के खाने वाले लोगों में से नहीं है। हमने प्रकृति के साथ इतना खेल खिलवाड़ नहीं किया है, तो भगवान अपनी दया रखे हमारे ऊपर और हमें इस संकट से बाहर निकाले। उम्मीद करते हैं भाजपा और आप जिस तरह से काम कर रही हैं तो जल्दी संकट से बाहर भी आएंगे। दिल्ली सरकार भी कहती है हम भी काम कर रहे हैं, और जो स्थिति है वो थोड़ी सी डराने वाली है। 4000 से ज्यादा केसेस हैं, मिलजुल कर कोरोना का मुकाबला करेंगे। नुपुर, समय दिया आपने नवोदय टाइम्स को, आपका शुक्रिया। थैंक यू।